एक रहस्य से भरा उपन्यास बागड़ बिल्ला। दोस्त के घर। पहली नजर में जब मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ तो मैंने एक बार फिर पिंजरे की तरफ देखा। पिंजरे में जो जानवर था उसको देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने जंगलों में, चिड़ियाघरों में और अन्य कई जगहों में बहुत से जानवर देखे थे, पर ऐसा जानवर मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा था। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा। वो खुशी से मुस्कुरा रहा था, वो संतुष्ट था और उसी मुस्कुराहट को चेहरे पर कायम रखे मेरी तरफ देख रहा था। तुमने इस जानवर को कितने में खरीदा है? मैंने अपने दोस्त से पूछ लिया। बहुत पैसे खर्च हो गए मेरे दोस्त, बहुत ही ज्यादा। बेशकीमती है ये जानवर, उसने कहा। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे दोस्त ने उस जानवर को खरीदने के लिए वास्तव में ही बहुत बड़ी राशि खर्च की होगी, नहीं तो वो मुझे रकम बताने से नहीं कतराता। अगर छोटी मोटी रकम होती तो वो तुरंत ही बता देता। लेकिन तुमने इसे क्यों खरीदा? मुझे कभी नहीं पता था कि तुम बिल्लियों को भी पसंद करते हो। यार, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि तुमको जानवर पसंद थे, क्योंकि तुमने कभी जानवरों के प्रति अपनी रुचि के बारे में जिक्र ही नहीं किया था। मैंने कहा, सबसे पहले ये बिल्ली तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा, इसे जरा गौर से देखो। क्या तुमने पहले कभी देखा है ऐसा जानवर? इसके शरीर पर पड़ी धारियों को देखो। ये एक छोटे बाघ की तरह है, बिल्ली और बाघ का मिश्रण। लेकिन मैं ये सोचना चाहूँगा कि ये एक बाघ है, पर यह बाघ नहीं है, क्योंकि ये एक मिश्रित प्रजाति है। इसकी तरह का दूसरा जानवर इस दुनिया में नहीं है। मैंने फिर से पिंजरे की तरफ देखा। मैंने जो देखा वो मुझे बिना किसी सीमा के हतप्रभ कर गया। मेरा दोस्त सही कह रहा था, क्योंकि सामने पिंजरे में बंद वो जानवर न तो बाघ था और न ही बिल्ली। वो जानवर ठीक बिल्ली जैसा नहीं था, लेकिन यह भी सच था कि मैंने ऐसा कुछ भी कभी नहीं देखा था। उस जानवर के शरीर पर बाघ की तरह पीली और काली धारियां थी। अगर उस जानवर का आकार बिल्ली की तरह छोटा नहीं होता तो कोई भी कहता कि वो जानवर बाघ था। फिर भी इसका आकार बिल्ली के आकार का था। जब मैं वहां आया था तो वो जानवर खड़ा हुआ था, पर अब पिंजरे के अंदर बैठ गया था। लेकिन उसके बैठने के तरीके और शरीर की हरकतों को देखकर मुझे लग रहा था कि वो जानवर बाघ की हरकतों की नकल कर रहा था। मुझे अपनी आंखों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एक अद्भुत प्राणी था। पिंजरा लगभग 4 फीट लंबा और 2.5 फीट ऊंचा था। मैंने सोचा था कि उस तरह के प्राणी के लिए पिंजरा थोड़ा छोटा था, क्योंकि उसको इधर उधर टहलने के लिए कुछ जगह तो जरूर होनी चाहिए थी। ये एक छोटा बाघ है, मेरे दोस्त गणेश ने मुझे हैरानी में देखकर मुझे हैरानी से बाहर निकालने के लिए कहा। ये स्पष्ट था कि वह उस जानवर से खुद भी मुग्ध था और उसको उस जानवर को खरीदने का गर्व था। मुझे यह नहीं मालूम था कि उसे ये कहाँ से मिला था, या उसने उस अनूठे बाघ को कहाँ से खरीदा था। क्या यह टाइगर शावक बाघ का बच्चा है? मैंने पूछ लिया। ये विचार मेरे मन में आया था। मैंने बाघ के शावकों को देखा था, लेकिन सिर्फ टीवी पर। वास्तविक जीवन में मैंने कभी जीवित बाघ या उसके बच्चों को नहीं देखा था। नहीं, ये बाघ का शावक नहीं है, ये एक बाघ बिल्ली है, बागड़ बिल्ला है। कहने के साथ ही मेरा दोस्त हंसने लगा। एक बाघ बिल्ली? मैं चिल्लाया। गणेश, तुमने इसे कहाँ से खरीदा और तुमने इसे किससे खरीदा है? मैंने पूछ लिया। मेरा स्वर उत्सुक और उत्साहित था। उस सुबह जब गणेश ने मुझसे फोन करके कहा था कि वो चाहता था कि मैं उसके पास आकर कुछ चीज देखूं, तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि वो एक अजीब सा जानवर मुझे दिखाना चाहता था। और इस तरह की बाघ बिल्ली तो शायद मेरे सपने में भी नहीं आती। मैं गणेश की आवाज में उत्साह को महसूस कर सकता था। गणेश के फोन के बाद मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई थी
और निश्चित रूप से उस समय मेरे पास करने के लिए और कुछ काम नहीं था, इसलिए मैं जल्द से जल्द उसके घर पहुंच गया था। चाइना टाउन के एक चीनी सज्जन से खरीदा है मैंने इस जानवर को। कल शाम को मैं अपने दोस्त के निमंत्रण पर चाइना टाउन में एक डिनर पार्टी के लिए गया था। पार्टी के बाद, खाना खत्म होने के बाद सभी लोग चले गए थे। मैं भी पार्टी हॉल से बाहर आ गया और सामने के बस स्टैंड पर खड़ा होकर बस के आने का इंतजार कर रहा था। तभी मैंने बस स्टैंड के सामने इस सुंदर जानवर को देखा। मुझे इसमें दिलचस्पी हो गई। ये सुंदर जानवर एक दुकान में एक पिंजरे में रखा था। उत्सुकतावश मैं दुकान के अंदर चला गया। उस दुकान के मालिक एक चीनी सज्जन थे। मैंने चीनी सज्जन से इस जानवर के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि वो एक दुर्लभ नस्ल का जानवर था। उन्होंने मुझे बताया कि वो जानवर बाघ और बिल्ली का मिश्रण था। मेरा विश्वास करो, वो उस सुनहरे पिंजरे में अद्भुत लग रहा था। इतनी खूबसूरत हरकतें, एक जानवर में ऐसा लालित्य। कुछ ही देर में मैंने मन बना लिया कि मुझे उस अद्भुत जानवर को खरीदना था। क्या तुमको यकीन है कि उस चीनी सज्जन ने कहा था कि यह बिल्ली और बाघ का मिश्रण है? मेरा मतलब है, मैंने ऐसी बिल्ली के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन मुझसे गलती हो सकती है। मैंने कहा, यह एक बाघ बिल्ली है। यही चीनी सज्जन ने मुझे बताया था। उन चीनी सज्जन का कहना था कि यह जानवर सौभाग्य लाता है। मैंने इसे खरीदने की कोशिश की, लेकिन उस दुकानदार ने इसको बेचने से इनकार कर दिया। मैं इस जानवर को हर हाल में खरीदना चाहता था, इसलिए मैं कीमत बढ़ाता रहा, लेकिन उस चीनी सज्जन का व्यवहार ऐसा था जिससे लगता था कि उसको पैसों की कोई परवाह नहीं थी। उस चीनी सज्जन ने मुझसे कहा कि यह जानवर उनके परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य था, लेकिन मैं भी जिद्दी था और मैं हर कीमत पर इस जानवर को खरीदना चाहता था। मैंने उन चीनी सज्जन से कहा कि मैं इस जानवर को लिए बिना नहीं जाऊंगा। मेरा दोस्त बोलते बोलते एक पल के रुका और फिर आगे बढ़ा। तो अंत में वह मुझे इस शानदार प्राणी को बेचने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब मैं इसे लेकर जा रहा था तो चीनी सज्जन ने कहा, यह जानवर सभी के लिए सौभाग्य नहीं लाता है, इसकी एक कठिन कीमत है। लेकिन सौभाग्य के लिए कठिन कीमत क्या महत्व रखती है, सही? इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। मेरा दोस्त गणेश अभी भी मुस्कुरा रहा था। वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह था जिसे अभी अभी सोने का खजाना मिला था। क्या तुमने इसे अभी तक पिंजरे से बाहर निकाला है? मेरा मतलब है, क्या ये बिल्ली या बाघ पिंजरे से बाहर आ गई है? मैंने जिज्ञासा प्रकट की। गणेश ने इनकार में सर हिलाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव दिखा और फिर वो बोला, बात यह है कि यह जानवर पिंजरे से बाहर आने से इनकार करता है। मैंने पिंजरे का दरवाजा खोला, लेकिन यह बाहर नहीं निकलता। मैंने कई बार कोशिश की, पिंजरे के बाहर खाना रखा, इसको पुचकारा, लेकिन यह बाहर नहीं आया। शायद ये नया परिवेश, नई जगह इस जानवर को परेशान कर रहा है। शायद उसको अपने पुराने चीनी मालिक और उसके परिवार की याद आ रही है। मैंने कहा, हाँ शायद, मेरे दोस्त गणेश ने उत्तर दिया। लेकिन वे भी कुछ ठीक ठीक नहीं कह सका कि वह जानवर पिंजरे से बाहर क्यों नहीं निकल रहा था। असमंजस। उस जानवर को देखने और अपने दोस्त गणेश से बातें करने के बाद मुझे घबराहट हो रही थी कि कुछ तो ऐसा था जो ठीक नहीं था। लेकिन मैंने निर्णय लिया कि अगर मेरा दोस्त खुश था तो उसके जीवन में हस्तक्षेप करने वाला मैं कौन था। उसके अपने पैसे थे जो उसने उस महंगे जानवर को खरीदने के लिए खर्च किए थे। मैंने पिंजरे की तरफ देखा, मैंने जानवर को देखा। उसका चेहरा भी बाघ जैसा था। जितना अधिक गौर से मैं उस अद्भुत प्राणी को देखने लगा, उतना ही मुझे विश्वास होने लगा कि वो बाघ अधिक था और बिल्ली कम था। केवल उस अद्भुत जानवर का आकार बाघ से छोटा था। अन्य सभी पहलुओं से भी मैंने ये पाया कि जानवर अधिक बाघ और कम बिल्ली था। ये क्या खाता है? मैंने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गणेश से पूछा। बस यही तो समस्या है। मैंने चीनी सज्जन से खाने की आदत के बारे में नहीं पूछा था। आज मुझे
बाजार से मछलियां मिली, लेकिन वो मछलियों को खाने से इनकार कर रहा है। मैं बार बार मछलियां इसके सामने रखता हूं, लेकिन ये हर बार ही मुंह फेर लेता है। ये अभी के लिए केवल पानी पी रहा है। जब से मैं इसको अपने घर में लाया हूं, इसने कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन बिल्लियां तो मछली बहुत ही शौक से खाती हैं, मैंने कहा। गणेश ने सहमति में सिर हिलाया और जानवर की ओर देखा। फिर उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये बाघ बिल्ला मछलियां नहीं खा रहा है। मैं उसे चिकन देने की सोच रहा हूं। आओ देखें कि ये चिकन खाना पसंद करता है या नहीं। लेकिन मुझे एक बात का यकीन है कि मेरी किस्मत बदल रही है। कुछ देर बाद हम उठे। गणेश ने कहा कि वह अपने कीमती जानवर के लिए खाना लाने के लिए बाजार जा रहा था, जबकि मैं अपने घर के लिए निकल गया। 2 दिनों के बाद मैंने अपने कार्यालय से जल्दी छुट्टी ले ली, क्योंकि मैं कुछ खोजबीन करना चाहता था। मुझे अपने दोस्त के नए पालतू जानवर में बहुत दिलचस्पी थी। मैं उस जानवर के बारे में और जानकारी इकट्ठी करना चाहता था। इसलिए मैं अधिक सूचना की तलाश में नेशनल लाइब्रेरी गया और मैंने बिल्लियों पर लिखी गई बहुत सी किताबों और पत्रिकाओं की जांच की। मैं सभी प्रकार की बिल्लियों के बारे में एक एक करके पढ़ने लगा। बहुत जल्द मुझे मेरे दोस्त के जानवर की नस्ल का पता चल गया। वो बाघ बिल्ली या बागड़ बिल्ला था। मैंने उससे संबंधित लेखों को जल्दी जल्दी लेकिन बहुत ही ध्यान से पढ़ा। एक लेख में बहुत स्पष्ट लिखा था, बाघ बिल्लियां एशिया में पाई जाने वाले बाघ की सीधी नस्ल है। हालांकि वे मुख्य रूप से बिल्लियां हैं। इन बिल्लियों को जंगलों में खोजना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वो बहुत ही दुर्लभ प्राणी है। 400 से भी कम बाघ बिल्लियां अब जिंदा हैं और उनमें से ज्यादातर चीन में पाई जाती हैं। मैंने उस लेख के नीचे छपी हुई बाघ बिल्ली की तस्वीर दिखाई। मुझे कहना होगा कि मैंने गणेश के घर पर जो जानवर देखा था, वो वास्तव में फोटो में दिख रही बिल्ली से मेल नहीं खाता था। लेकिन मुझे इस बात की पुष्टि हो गई थी कि मैंने जो दोस्त के घर में देखा था, वो वास्तव में एक टाइगर कैट या बागड़ बिल्ला था। फिर दोस्त के घर। 3 दिन और बीत चुके थे। मैं अपने काम में व्यस्त था और मैं गणेश और उसकी बाघ बिल्ली के बारे में पूरी तरह से भूल चुका था। 6ठे दिन अचानक गणेश ने मुझे दफ्तर में फोन किया। गणेश की आवाज से ही वो बहुत चिंतित और डरा हुआ लग रहा था। ये ऐसा था जैसे वो अपनी बाघ बिल्ली के कारण किसी बहुत बड़ी चिंता में था और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कहा कि वो बाघ बिल्ली के कारण पागल हो रहा था। वो बाहर नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो उसकी उस बाघ बिल्ली को एक क्षण के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। उसने कहा कि वो उस जानवर से बहुत अधिक जुड़ गया था और उससे एक पल के लिए भी दूर नहीं हो पा रहा था। उसने कहा कि उसके लिए उस बाघ बिल्ली पर से नजरें हटाना मुश्किल होने लगा था। और फिर उसने कहा कि उसकी बाघ बिल्ली के साथ कुछ भयानक हो रहा था। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की और उससे पूछा कि क्या हुआ था, लेकिन वो नहीं कह सका। उसने कहा कि वो और किसी को उसके घर में नहीं बुला सकता था, इसलिए उसने मुझे फोन किया था। उसने मुझे ही सिर्फ वह जानवर दिखाया था और अब वह मेरी मदद चाहता था। मैं उसे शांत होने के लिए कहा और कहा कि मैं जल्द से जल्द उसके घर आऊंगा। अगले 1 घंटे में मैं गणेश के घर पहुंच गया। जब उसने दरवाजा खोला तो मैं अपने दोस्त का चेहरा देखकर बहुत ही हैरान हो गया। वो बहुत ही थका हुआ था। उसके चेहरे पर भय और चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थी। उसे पसीना आ रहा था और यह स्पष्ट था कि उसने काफी समय से कुछ नहीं खाया था। क्या हुआ तुझे? मैंने पूछ लिया। अंदर आ जा तुरंत, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, उसने कहा। वो डर के कारण कांप रहा था। हल्का सा शोर था। दूसरे कमरे से कुछ धीमी गर्जना जैसा कुछ स्वर आ रहा था। इसी कमरे में गणेश ने पिंजरा और पिंजरे के अंदर बाघ बिल्ली को रखा था। अचानक मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में कपकपी महसूस हुई। उसने मुझे पकड़ लिया और दूसरे कमरे में ले गया। मैं डर से उसकी पसीने से तर हथेलियां ठंडी महसूस कर सकता था। मुझे उस कमरे में कुछ दुर्गंध सी महसूस होने लगी, लेकिन मैं ये नहीं पहचान पा रहा था कि ये गंध कहाँ से आ रही थी। जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया, मैंने जो देखा उसको देखकर मेरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। मैं पिंजरे को देख रहा था।
लेकिन मैंने जो देखा मुझे विश्वास नहीं हुआ। ये संभव नहीं हो सकता था। क्या मैं कोई सपना देख रहा था या मेरी आंखों को कोई भ्रम हो रहा था? मैंने पिंजरे के अंदर एक बड़ी बिल्ली या मध्यम आकार का बाघ देखा। पिंजरा पूरी तरह से जानवर के शरीर से भर गया था। वो मुश्किल से चल पा रहा था। कुछ ही दिनों में उसका आकार इतना बड़ा हो गया था, ये विश्वास करने योग्य नहीं था। मैं देख सकता था कि वो बड़ा हो चुका था। जानवर हमें देख रहा था। उस जानवर की आंखें हरी थी और नफरत से भरी हुई थी। मैं एक पल के लिए सम्मोहित हो गया। मैं अपनी नजर नहीं हटा सका। मुझे लगा जैसे मुझे अचानक ही इतने बड़े हो गए जानवर को देखकर लकवा ही मार गया था। उस दिन मैंने जो देखा उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरा दोस्त मेरे करीब आया और मेरे कान में फुसफुसाया। उसकी आवाज कर्कश थी। उसने कर्कश आवाज में मेरे कान में फुसफुसाया, क्या तुम देख रहे हो? क्या तुम देख रहे हो कि ये मेरी बिल्ली को क्या हुआ है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। ये तो साफ है कि इस जानवर का आकार प्रतिदिन बढ़ रहा है। मैंने उसे चिकन खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं खाया। वो सिर्फ पानी पीता है। और हर दिन मैंने इसको बढ़ते हुए देखा है। इतने दिन में बाहर नहीं जा सका। मुझे डर था कि अगर मैं बाहर गया तो ये भाग जाएगा। मैं 5 दिनों में वो इस आकार तक बड़ा हो गया। मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में वो कितना बढ़ेगा। मेरी सहायता करो मेरे दोस्त, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसने मेरी सहायता करो शब्दों पर बहुत जोर दिया था, लेकिन मैं खुद परेशान हो गया था कि मैं इस स्थिति में अपने दोस्त की कैसे मदद कर सकता था। मैं लैंप पोस्ट की तरह अपनी जमीन पर खड़ा रहा। मेरा दिमाग अभी भी चीजों को तार्किक रूप से देखने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता था कि जो हुआ वह असंभव था, फिर भी मैं इसे देख रहा था। जीव जो 5 दिनों में आकार में बड़ा हो गया था, यह असंभव था। मैंने गहरी सांस ली और लगभग एक कठिन प्रयास के साथ मैं दूर देखने में कामयाब रहा। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकलने में कामयाब रहा। मेरा दोस्त मुझे पकड़ रहा था, वह भी बाहर आ गया। मैंने एक कुर्सी देखी और जल्दी से बैठ गया। मुझे भी अब पसीना आ रहा था। यह अविश्वसनीय था। मुझे अब क्या करना चाहिए था? मैंने आंखें बंद की और कुछ देर गहरी सांस ली। आंख खोली तो कुछ सोचा। क्या तुम्हें वो स्थान याद है जहां से तुम ये राक्षस को खरीद कर लाए थे? मैंने पूछ लिया। मेरी आवाज में गुस्सा था और मैंने इसे छिपाया नहीं। मैंने गणेश को पहले ही बता दिया था कि मुझे उस जानवर को देखते ही पहले दिन ही कुछ खतरे का आभास हुआ था, लेकिन उसने उस जानवर को उसके घर में रखने की जिद की थी। हाँ, मुझे याद है, मुझे वो दुकान याद है, गणेश ने कहा। उसकी आंखें विनती कर रही थी। ये ऐसा था जैसे वह मुझसे इस समस्या को दूर करने के लिए भीख मांग रहा हो। वो काफी कुछ सह चुका था। ठीक हो, चलो वहां चले और अपने इस चीनी सज्जन को ढूंढो और उससे अपने जानवर को वापस लेने के लिए कहो। मैंने कुछ और अधिकारपूर्ण स्वर में कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, चलो वहां जाएं। हमें आदमी को खोजने की जरूरत है। मैं इस जानवर को नहीं रख सकता, उसने कहा। हम जल्दी से इमारत से बाहर निकल आए। शुरू में वो प्राणी को अपने अपार्टमेंट में अकेला छोड़ने के लिए थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रहा था, लेकिन मुझे उसे विश्वास दिलाना पड़ा कि वही एकमात्र रास्ता था। चूंकि मुझे नहीं मालूम था कि उसने वो जानवर कहां से खरीदा, इसलिए उसे मेरे साथ आना पड़ा। चाइना टाउन में पहुंचने में हमें 1.5 घंटा लग गया। हम जल्दी से संकरी गलियों में चले गए और जगह पर पहुंच गए। गणेश अचानक एक जगह पर रुक गया। वो बहुत ही अचंभित लग रहा था। वो एक दुकान के सामने खड़ा था, लेकिन शटर गिरा दिया गया था और यह स्पष्ट था कि दुकान बंद थी। वो बेताबी से एक दरवाजा या किसी तरह की खिड़की की तलाश करने लगा, लेकिन ये सब बेकार था। मैं बगल की दुकान पर गया और इस दुकान के बारे में पूछा। दुकानदार मेरी मदद नहीं कर सका। उसने कहा कि उन्हें नहीं पता कि मालिक कहाँ गया था या दुकान कब खुलेगी। वो बस हमें कुछ नहीं बता सका। गणेश इधर उधर देख रहा था, लेकिन कोई भी उस दुकान या उस चीनी सज्जन के बारे में कुछ नहीं बता सका। वो उस गली में सभी से पूछ रहा था, लेकिन दुकान के बारे में किसी को भनक तक नहीं थी। शायद इस दुकान का एक पिछला प्रवेश द्वार है, इसे देखने के लिए पीछे चलते हैं, उसने कहा।
मेरे मन में मुझे पता था कि यह निराशाजनक होगा, लेकिन मैं मना नहीं कर सका और हम दोनों दुकान के पीछे चले गए। हमने उस पार जाकर पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाया, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं था, कोई दरवाज़ा या कोई खिड़की नहीं थी। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा, उसने हैरानी से इधर उधर देखा। वो इतना व्याकुल लग रहा था कि मुझे उस पर दया आ गई। आयुष्मान, गणेश ने मेरी ओर देखा और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। दोस्त की हालत। मैं धीरे धीरे अपने दोस्त के पास गया। मैंने उसे इस तरह कभी नहीं देखा था। उसका चेहरा अचानक ही उसकी उम्र के हिसाब से बहुत अधिक बूढ़ा लग रहा था। यह स्पष्ट था कि वह ठीक से सो नहीं रहा था। वास्तव में मुझे पूरा यकीन था कि पिछले कुछ दिनों से वह बिल्कुल नहीं सोया था। वह बहुत अधिक दुबला पतला लग रहा था, मानो कुछ ही दिनों में कम से कम 10 किलो वजन कम हो गया हो। नया पालतू जानवर उसको काफी दर्द दे रहा था। वो डरा हुआ लग रहा था। उसने भी कई दिनों से खाना नहीं खाया था। वो क्या बन गया था? क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा। मैंने काफी धीरे से बात की। ठीक है तो सुनो। चीनी सज्जन जिनसे मुझे यह बिल्ली मिली है वो रुक गया। उसने गली के दोनों ओर देखा। वह बात करने से कतराता हुआ लगा। फिर भी वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। वो अपने आप से जूझ रहा था। मुझे समस्या बताओ, मैंने जोर देकर कहा। ठीक है। वास्तव में उस चीनी सज्जन ने मुझे वो जानवर बेचा नहीं था, मेरे दोस्त ने कहा। उसने मेरी आंखों की ओर नहीं देखा। क्या? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने चोरी की? मैं चिल्लाया। उनके इस बयान से मुझे कोई झटका नहीं लगा। मैं इसकी उम्मीद कर रहा था। मुझे पता था कि मेरे दोस्त को कुछ परेशान कर रहा था। शायद यही था। मैंने चीनी सज्जन को इस जानवर के बदले बहुत सारे पैसे देने की पेशकश की, लेकिन वो इसे बेचना नहीं चाहता था। कुछ देर के लिए वह दुकान के अंदर गया और तभी उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। और तब तुमने इस जानवर के पिंजरे समेत चुरा लिया और वहां से भागकर पिंजरे को साथ लेकर अपने घर आ गए? मैंने पूछ लिया। मैंने अब गणेश को उसके कंधों से पकड़ लिया था। मैंने चोरी नहीं की थी। मैंने अपना सारा पैसा दुकान की मेज पर रख दिया था। मैंने पिंजरा लिया और जल्दी से दुकान से बाहर निकल आया था। पिंजरा भारी था। जैसे ही मैं बाहर निकला मुझे एक टैक्सी मिली। मैं भाग्यशाली था। मैं जल्दी से पिंजरे को लेकर टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी में पिंजरा आराम से आ गया था और फिर मैं इसको लेकर घर आ गया था। गणेश ने अपनी बात समाप्त कर दी। लेकिन गणेश, थी तो वो चोरी ही। क्या तुमको समझ नहीं आ रहा है कि तुमने इस जानवर को चुराया था? मैं गुस्से में चिल्लाया। मैं थोड़ा चिढ़ गया था। मेरे अंदर गुस्सा और हताशा छा गई थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा दोस्त अब किस तरह की दुर्दशा में था। मैं केवल उसकी हताशा महसूस कर रहा था। मैंने कई गहरी सांसें ली। गणेश मुझे देखता रहा। उसकी आंखें हमेशा की तरह ही मासूम लग रही थी। मैं समझ गया था कि वह केवल इस अजीब स्थिति से बाहर निकलना चाहता था। मुझे इसके लिए सोचना था और उसको उस दुर्दशा से निकालना था। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वह अपने लिए सोचने में असमर्थ था। मेरा एक अलग विचार था। ठीक है, बात सुनो। मुझे लगता है कि मेरे पास एक समाधान है। सबसे पहले उस जानवर को पिंजरे के अंदर फिट करने के लिए एक बड़ा पिंजरा खरीदें। वो जानवर उस छोटे से पिंजरे में जैसे फंसा हुआ है, ठीक है? गणेश ने हाँ में सिर हिलाया। इस समय वो मेरी हर बात से सहमत होने पर मजबूर था। मैंने सोचा, ठीक है, मैंने जारी रखा। फिर कल हम फिर से इस दुकान पर आते हैं। अगर यह बंद मिली तो हम चिड़ियाघर से कुछ लोगों को किराए पर लाएंगे। इस बड़े हो गए जानवर को उस बड़े पिंजरे में डालकर कहीं दूर ले जाने को कहेंगे। वो लोग इस राक्षस को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। क्या होगा अगर वह जानवर बढ़ना बंद नहीं करता है? गणेश की आंखों में अब आंसू थे। उसकी आवाज लगभग विनती कर रही थी। वो बढ़ना बंद कर देगा? मैंने सकारात्मक उच्च स्वर में उत्तर दिया, लेकिन मैं खुद इसके बारे में अनिश्चित था। क्या होगा अगर गणेश की कही बात सच हुई और वह बागड़ बिल्ला और भी बड़ा होता गया? नहीं, मैं उस लाइन पर सोचने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुझे सकारात्मक सोचने की जरूरत थी। शाम तक हमें एक बड़ा और मजबूत पिंजरा मिल गया था।
हम इस पिंजरे को गणेश के अपार्टमेंट में ले गए। उसके घर पहुंचकर हमने उस पिंजरे को जोड़ना था और खड़ा करना था। पिंजरा रिवेट्स और बोल्ट के साथ आया था और इसे ठीक से फिट किया जाना था, लेकिन पिंजरे को जोड़कर खड़ा करने के लिए किसी विशेषज्ञ की जरूरत थी। मैंने गणेश से अगली सुबह तक इंतजार करने को कहा। उसने मेरी कही हर बात का पालन किया। एक हफ्ते पहले ही इतने खुश और आत्मविश्वासी व्यक्ति में क्या अद्भुत परिवर्तन था, मैंने सोचा। मैं उसका अपार्टमेंट छोड़कर घर चला गया। उस रात मैं सो नहीं सका। ये कहना गलत नहीं होगा कि मैंने जो देखा उससे मैं भी थोड़ा चिंतित था। कोई जानवर चंद दिनों में इतना बड़ा कैसे हो सकता था? इसका तर्क संगत स्पष्टीकरण होना जरूरी था, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे एक भी सही तर्क संगत उत्तर नहीं मिला। मुझे नहीं पता था कि मैं उस रात कब सोया था, लेकिन बहुत देर रात को ही सोया था। गणेश की चिंता। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे मन में सबसे पहले यही ख्याल आया कि गणेश कैसा था। मैंने उसे तुरंत फ़ोन करने और स्थिति के बारे पूछने का फैसला किया। फ़ोन कनेक्ट नहीं हो सका। मैं बहुत जल्दी तैयार हुआ और जल्दी से उसके घर चला गया। मैं उसके दरवाजे पर आया और एक दो बार खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा कि शायद वो सो रहा था, तो मैंने अगली बार काफ़ी ज़ोर से दस्तक दी, लेकिन फिर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मेरा दिल जैसे कुछ पल के लिए रुक गया था। अचानक ठंड और बेचैनी सी महसूस होने लगी। मैं बुदबुदाया, क्या मेरा दोस्त गणेश ठीक था? मुझे पसीना आने लगा था। मैंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, पर फिर भी कोई जवाब नहीं आया। मैं उसके पड़ोसी के दरवाजे पर गया। मूंछ और हल्की दाढ़ी वाले एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दरवाज़ा खोला। यह बहुत स्पष्ट था कि वह सो रहा था और मैंने उसकी नींद में खलल डाला था। क्षमा करें, सुबह सुबह इतनी जल्दी आपको इस तरह परेशान करने के लिए मुझे खेद है, लेकिन क्या आपने कल या आज मेरे दोस्त गणेश को देखा था? मैंने उससे पूछा। उसने मुझे देखा। उसकी आंखें थोड़ी खुली हुई थी। वो थोड़ा भ्रमित था, लेकिन 1 या 2 सेकंड के बाद ऐसा लगता था कि वो मेरी बात समझ गया था, और फिर उसने अपना सिर हिला दिया। मैं उसके उत्तर के लिए उसे धन्यवाद दिया और उसे सोने के लिए फिर से उसके घर में अंदर जाने दिया। वो अब कुछ भी नहीं जानता था। मैंने हर तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। शायद गणेश बाहर गया हुआ था, लेकिन वो बाहर क्यों गया होगा? और उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसे अंदर होना चाहिए था। मैंने इस बार दरवाजे पर जोर से प्रहार किया। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई क्या सोचेगा, और मैं शोर के बारे में जरा भी परेशान नहीं था। मैं दस्तक देता रहा और ठोकता रहा और बीच बीच में उसका नाम पुकारता रहा, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं है। पड़ोसी ने फिर दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ी नज़र थी। मैंने तुरंत उसे समझाया कि मेरा दोस्त किसी संकट में था, और कोई उसके दरवाजे का जवाब नहीं दे रहा था। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। उसने कहा कि वो पुलिस को बुलाएगा। इस बीच मैंने फैसला किया कि मैं पुलिस का इंतज़ार करने के लिए इतना लंबा इंतज़ार नहीं करूँगा। मैंने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करते हुए दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाज़ा लगभग टूट गया, लेकिन दरवाज़ा मेरा दूसरा धक्का नहीं सह सका और टूट गया। और जैसे ही मैंने गणेश के कमरे में प्रवेश किया, मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी फर्श पर पड़ा हुआ था। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मुझे लगा कि मेरा दिल मेरे शरीर से बाहर निकल आएगा। ये सही नहीं था। मैंने जोर से गणेश का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे मैं उस बूढ़े की ओर बढ़ा जो फर्श पर पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कम से कम 100 साल का तो था ही। उसकी त्वचा सूखी और सिकड़ी हुई थी। बाल सफ़ेद और भूरे थे। मैंने उसके हाथों की ओर देखा। सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां थी, मानो हड्डी पर केवल सूखी त्वचा थी। उसका एक हाथ उसकी छाती पर थी। उसका चेहरा मुड़ गया था, जैसे वह बहुत दर्द में था। उसका चेहरा बहुत शुष्क त्वचा से ढकी खोपड़ी जैसी लग रहा था। उसके हाव भाव में दर्द था। मैंने उसके टांगों की तरफ देखा। वो बहुत ही अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी, मानो उसके पैरों में तेज ऐंठन हो रही थी। बूढ़ा मर चुका था, लेकिन वो बूढ़ा कौन था? लेकिन गणेश कहाँ था? अचानक मैंने उस बागड़ बिल्ले के बारे में सोचा। जानवर कहाँ था? मैंने घबराकर चारों ओर देखा। क्या वो जानवर भाग गया था? क्या वो मुक्त हो गया था? और शायद गणेश भाग गया था। मैं धीरे से उस कमरे में गया
जहां गणेश ने बाघ बिल्ली के साथ पिंजरा रखा था। मैंने जो देखा वो मुझे बहुत अधिक चकित कर गया। सुनहरे रंग का पिंजरा अभी भी वहीं था और उस सुनहरे रंग के पिंजरे के एक कोने में वही छोटा सा बाघ बिल्ला, अब बिल्ली के बच्चे के आकार का, आराम कर रहा था और वह संतोष से अपना पंजा चाट रहा था। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। मैंने पूरे अपार्टमेंट की तलाशी ली, कोई और नहीं था। मुझे यह पता था, लेकिन मैं इसे स्वीकार करने से हिचक रहा था। मैं धीरे धीरे बूढ़े आदमी की ओर बढ़ा। मरा हुआ बूढ़ा मेरा दोस्त गणेश था। वो एक हफ्ते में ही 100 वर्ष का बूढ़ा होकर मर गया था और वो बागड़ बिल्ला अपने पहले वाले छोटे से आकार में आ गया था। दोस्तों, आज भी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और कोई नहीं जानता कि प्रभु की इस दुनिया का वास्तविक रहस्य क्या है। ये तो ठीक है कि एक ऐसी बीमारी भी है जिसके कारण इंसान जल्दी जल्दी बूढ़ा होने लगता है और 10 वर्ष का बच्चा 30-40 का लगने लगता है। लेकिन इस बीमारी की व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिकों के पास तर्क है। लेकिन गणेश कैसे एक दिन में ही इतना बूढ़ा हो गया था और वो बाघ बिल्ली इतनी बड़ी हो जाने के बाद एक ही दिन में पहले वाले छोटे आकार में कैसे आ गई थी? ये प्रश्न शायद आपको भी विचलित करते रहेंगे। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।